Hello my dear student. Today, so first all of you good morning. So आज क्लास BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर आप लोग जान रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है, जिसमें आज हम उपस्थित हुए एक न्यू टॉपिक के साथ बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। तो स्टूडेंट, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या है? व्हाट इज द बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ? ठीक, तो बीयर एक साइंटिस्ट का नाम है। बीयर क्या थे? एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने अपने नाम के आधार पे एक नियम प्रस्तुत किया, एक रूल दिया, और बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ का सेकंड नाम होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है या बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या है? एब्जॉर्प्शन में से होता है अवशोषण या अवशोषकता का नियम क्या होता है। सो फर्स्ट सबसे पहले आप समझिए, हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। जैसे एक कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर में एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बीकर ले लेते हैं। इस बीकर में कोई सॉल्यूशन फिलअप कर लेते हैं, ठीक, सॉल्यूशन बनाकर इसके अंदर फिलअप कर लिए इस बीकर के अंतर्गत। तो बीकर का एक लेयर है, आउटर लेयर, इनर लेयर होता है, ये माउथ होता है, ठीक। यहाँ पे हम कोई रेडिएशन ले लेते हैं, रेडिएशन के रूप में यहाँ पे हम सन ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश। तो इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंटेशन में इस बीकर को रख देते हैं। तो यहाँ से सूर्य से ये रेडिएशन मिलता है, किरणें इसको प्रभावित कर रही हैं, ठीक, अर्थात ये रेडिएशन को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, सबसे पहला जो एब्जॉर्प्शन का कार्य हुआ यहाँ पे देखिए, सूर्य से रेडिएशन निकला और इसको कौन एब्जॉर्ब किया? सॉल्यूशन किसमें रखा गया? बीकर में, ठीक। अवशोषण यहाँ किया। अवशोषण करने के बाद क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में इंटरैक्शन कार्य चालू हो जाता है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जो है आपस में मूवमेंट करने लगते हैं, और इसमें देखा जाता है एक ऐसी गति हो जाती है, इतना ज़्यादा मूवमेंट होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यदि इनको काफ़ी देर तक रखते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होता है? वेपोराइजेशन हो जाते हैं। वेपोराइजेशन को अगर आप देखना चाहते हैं बाई सी अपने नग्न आंखों द्वारा, तो इस बीकर के माउथ के ऊपर कोई आप एनोदर प्लेट को ले लीजिए, उसको आप ऐसे ढक दीजिए, रख दीजिए कुछ देर तक, तो जो वेपोराइज होगा सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल आकर के इस सेकंड वाले कंटेनर, ठीक, या प्लेट पर चिपक जाते हैं। तो चिपकते क्या है? वही मॉलिक्यूल्स, अर्थात चिपके तो एब्जॉर्प्शन होगा, वो भी अवशोषण हुए कहीं कहीं, ठीक। तो इन्होंने, किसने? बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ महोदय, इन्होंने बताया कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन जिसको हम कैपिटल ए से डिनोटेट करते हैं एब्जॉर्बेंस, ये कम प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन। ओके, एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल होता है L, लेंथ, सैंपल ऑफ द लेंथ, ठीक। देन आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल C into L। ओके, ये भी समझ गया। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह आप जब हटाते हैं, तो इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह के स्थान पे रिप्लेस, मतलब इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले लिए और C into L तो रखेगा। ये चीज आपको जानकारी हो। एप्सिलॉन आया कहाँ से? इस प्रोपोर्शनल चिन्ह के रिप्लेस पर स्थान पे लिखा गया है एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसको पक्षांतर आप कर दीजिए, तो यार एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा A by C into L। फिर एप्सिलॉन क्या है? एक कांस्टेंट है, ये शो क्या करता है? मोलर एब्जॉर्बिविटी बताता है। कैपिटल A क्या है? एब्जॉर्बेंस है, एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, C का मतलब कंसंट्रेशन, और ये L जो है लेंथ है किसी सैंपल का। ओके, दिस सिस्टम या दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस, यही फेनोमेनन, यही घटना ही कहलाता है इज नोन एज बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। यही घटना ही क्या कहलाता है? बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ कहलाता है। समझ में आया? ठीक। तो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ का जो डिफिनीशन होता है, मोलर एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू होता है एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन
multiplication sample of the length of the light is known as Beer-Lambert's law या absorption law। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए हम इसको पढ़ करके बता दे रहे हैं। लिखा गया है कि द मोलर absorptivity means epsilon, molar absorptivity is equal to the absorbance of a compound divided by मतलब भाग किया गया है product concentration C and thickness sample cell, then it contains this law is called Beer-Lambert's law। ओके, तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। यही फार्मूला है, यही रूल है लैम्बर्ट्स लॉ कहलाता है, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ कहलाता है। जस्ट तुरंत हम इसको इरेज कर रहे हैं, शायद आप नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए, यही एब्जॉर्बेंस अब लॉगरिथमिक के रूप में चेंज हो रहा है। जस्ट इसको देखिए, इसको तुरंत जस्ट आप देखिए, जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस इक्वल हो रहा है लॉगरिथमिक मल्टीप्लाइजेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइजेशन I0 by I। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉगरिथमिक, ठीक, इनटू I0 by I। दिस रिलेशन, ये रिलेशन भी शो करता है क्या, ये रिलेशन भी बताता है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, यही रिलेशन भी बताता है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, जो अभी आपने पढ़ा था कि मोलर एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, एब्जॉर्बेंस बाय डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइजेशन सैंपल ऑफ द लेंथ इज नोन एज बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। फिर जो एब्जॉर्बेंस है, मोलर एब्जॉर्बेंस जो है, ये इक्वल होता है किसके, लॉगरिथमिक के रूप में जो चेंज हो रहा है I0 by I। अब ये सब इंटेंसिटी है, एक ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट का इंटेंसिटी है। ओके, दिस रूल्स, यही नियम ही कहलाता है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, तो ये एंड होता है इस बियर-लैम्बर्ट्स लॉ का। हम आपको लिमिटेशन बता रहे हैं। ओके, इसको इरेज कर रहे हैं। इसका लिमिटेशन आप हेडिंग लिखिएगा, लिमिटेशन क्या होती है, इसकी सीमाएं हैं, किसकी, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ का कुछ सीमाएं हैं। हेडिंग लिखेंगे आप लिमिटेशन। इसके मेनली कई लिमिटेशंस होते हैं, कई सीमाएं होती हैं, जैसे कीटो-एनोल टाटोमर फर्स्ट है। कीटो-एनोल जो टाटोमर होता है, दिस रूल मतलब यह नियम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ नियम उस पे फॉलो नहीं करता है। पहला लिमिटेशन, उस पे फॉलो नहीं करता है। तो कीटो-एनोल टाटोमर जो होता है, जो फर्स्ट लिमिटेशन है, ये क्या करता है, पालन नहीं करता है। मतलब इस रूल का, किस रूल का, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ रूल का। राइट किए हुए हैं कि फर्स्ट लिमिटेशन है कि व्हेन डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम को हिंदी में कहा जाता है साम्य, ठीक, रासायनिक साम्य। क्या होता है, जैसे दो एलिमेंट ले लीजिए, नाइट्रोजन एक ले लीजिए, एक हाइड्रोजन ले लीजिए, दोनों को आपस में कॉन्जुगेट करिए। आफ्टर कुछ समय के बाद देखते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें फॉर्मेशन होता है, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट बनता है अमोनिया, ठीक। तो इसमें एक ऐसा बिंदु होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है कि उस पॉइंट पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे साम्य अवस्था हो जाती है, वही कहलाता है इक्विलिब्रियम, ठीक। इक्विलिब्रियम में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इक्विलिब्रियम का जैसे आप लिखते हैं N2+3s2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NS3। इंटरमीडिएट में आप अध्ययन किए होंगे लासा-तेलिए का नियम, ली चैडेलियर्स लॉ,
यदि आप नहीं जानकारी है तो फिजिकल केमिस्ट्री आप बीएससी सेकंड ईयर में आप स्टडी करेंगे, वहाँ पे मिलेगा एक चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का, वहाँ पे आपको हम विधिवत बताएंगे। तो केवल यहाँ पे मीनिंग समझिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिक्स मिलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बनता है यूरिया। मतलब इसमें दोनों वर्क होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अग्र क्रिया एंड पश्चात क्रिया, इज नोन एज यही कहलाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स भी होंगे, ये आपको जानकारी होगा। कुछ फैक्टर्स का नाम हम बता दे रहे हैं, जैसे टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, मेनली कंसंट्रेशन भी होता है, किसमें इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले ये सब कारक। तो स्टूडेंट तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए जो आपको समझा रहे थे। ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लिमिटेशन हुआ। इसमें जो एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल है कीटो एनोन आइसोमर। कीटो एनोन आइसोमर, आइसोमर एक शब्द आया होगी, ये भी होता है साम्यावस्था। आइसोमर भी कई होते हैं, जैसे टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कई होते हैं, ठीक। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इस नियम के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया, ठीक। सेकंड देखिए, सेकंड लिमिटेशन क्या है, व्हेन फ्लोरोसेंट कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो फ्लोरोसेंट होते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट में जैसे कुछ प्लास्टिक के कंपाउंड्स होते हैं, फिब्रिल्युकेंट होते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट होते हैं, बट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इस नियम के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड लिमिटेशन समाप्त हुआ। थर्ड लिमिटेशन देखिए, लास्टली लिमिटेशन है बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ का, कि व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, मतलब विलेय एंड विलायक फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थ्रू एसोसिएशन, ठीक, दिस लॉ इज नॉट ओबेड, यह भी इस नियम के लिए ओबेड, दिस लॉ इज नॉट ओबेड, नॉट ओबेड का मतलब ये पालन नहीं करते हैं, ठीक है। जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं, विलेय और विलायक के लिए भी ये रूल क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपसे लिमिटेशन पूछा जाता है तो ये आप लिमिटेशन समझ लीजिए। पहला फर्स्ट लिमिटेशन में बताया कि कुछ डिफरेंट कंपाउंड होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल का, बट वे इक्विलिब्रिया होते हैं। जैसे एब्जॉर्ब का मतलब अभी हमने बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात दोनों में अवशोषण होता है, मेकिंग बनते हैं, अमोनिया या यूरिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल इसका दिया कीटोएनोल जो आइसोमर होते हैं, या आपने पढ़ा होगा कीटोएनोल टाटोमर होते हैं, कीटो फॉर्म होता है, इनोल फॉर्म होता है, दोनों अलग अलग फॉर्म है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। सेकंड में बताया कि कुछ फ्लोरोसेंट कंपाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस रूल के लिए फॉलो नहीं करते हैं, नॉट ओबेड। थर्ड में बताया गया कि जो विलेय और विलायक होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए तो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बस इस रूल के लिए, मतलब किस रूल के लिए, बीयर-लैम्बर्ट्स का रूल के लिए ये भी फॉलो नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स को आप नोट कर लीजिए। आगे इस मैटर्स को हम इरेज कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को हम इरेज साफ कर रहे हैं। फिर आगे हम आपको बता रहे हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी सेकेंड ईयर क्लास के लिए, हर साल पूछा जाता है, कई टर्मिनोलॉजी से आते हैं, ठीक। तो टर्मिनोलॉजी हेडिंग है, न्यू हेडिंग, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं, लाइक जैसे क्रोमोफोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोमोफोर, व्हाट इज द क्रोमोफोर? क्रोमोफोर क्या होता है?
जर्मन केमिस्ट थे जिसका नाम था ऑटो विट। जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था ऑटो विट। ठीक है, ऑटो विट महोदय ने सर्वप्रथम यह पॉइंटेड किया था, इंगित किया था कि जिसे, ठीक है, इंगित किया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर होता है, पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पदार्थ की संरचना और कलर में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड कलर में एक घनिष्ठ, एक निकट क्या बताया था, रिलेशन बताया था, संबंध बताया था। किसमें? जर्मन केमिस्ट ऑटो विट महोदय ने, ठीक है, किसमें बताया था? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर प्लस कलर, इन दोनों में क्या बताया? एक रिलेशन बताया, संबंध बताया कि ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, पदार्थ की संरचना और रंग, इन दोनों में एक संबंध होता है। किसने बताया था? इस साइंटिस्ट ने बताया था। ये साइंटिस्ट कहाँ के थे? जर्मन के रासायनिक वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्र थे। इन्होंने बताया कि प्रत्येक रंगीन पदार्थ एक अनसैचुरेटेड ग्रुप, इन्होंने बताया, ऑटोविट ने इन्होंने बताया कि एवरी जो सब्सटेंस होते हैं, प्रत्येक रंगीन पदार्थ, ठीक है, एक अनसैचुरेटेड असंतृप्त मल्टीपल बॉन्ड जिसको कहा गया। असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड होते हैं, अर्थात मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उसमें नहीं होगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? यही कलर जो होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इन सब में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे ये बताया गया क्रोमो, बिकॉज क्योंकि क्रोमा, ठीक, और फोर दो वर्ड है, क्रोमा प्लस फोर। ठीक, क्रोमा मीन्स होता है कलर, और फोर मीन्स होता है बियरर या बेयरर कहा जाता है, बियरर। क्रोमा मीन्स होता है कलर, क्योंकि ये क्रोमा प्लस फोर दो वर्डों से मिलकर बना है कौन? क्रोमो फोर। ठीक है, तो क्रोमा मीन्स होता है कलर, फोर मीन्स होता है बियरर। इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए तो बन जाएगा कलर बियरर, ओके। ठीक, अर्थात ये क्या करते हैं? कलर को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक रंगीन पदार्थ को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे बताएंगे? क्योंकि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने बताया कि ये हर साल पूछा जाता है, पिछले साल आया हुआ था, मतलब कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है। पिछले साल भी आया था, इसके पहले भी आया था, और पुनः फिर आपको मिलेगा एक किसी ना किसी रूप में। ठीक, तो आप इसका डिफिनीशन कैसे बताएंगे? आप कहेंगे कि एसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज नोन एज क्रोमो। बहुत शॉर्ट का डिफिनीशन आपको बता रहे हैं कि ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज नोन एज क्रोमो। क्योंकि अभी हमने बताया कि अनसैचुरेटेड के अंतर्गत कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, लाइक मल्टीपल बॉन्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड ये सब कंपाउंड आते हैं, या ये सब कंपाउंड आते हैं, ये सब। ठीक, किसके अंतर्गत? क्रोमोफोर के अंतर्गत। ये आप समझ गए होंगे। क्रोमोफोर
जर्मन केमिस्ट थे, पुनः फिर से रिपीटेड कर दे रहे हैं। क्रोमोफोर सुनिए, क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर को सर्वप्रथम किसने बताया, किसने इंडिकेट किया, किसने पॉइंटेड किया, किसने रखा था? जर्मन केमिस्ट थे जिसका नाम था ऑटो विट महोदय ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचना एंड कलर, पदार्थ की संरचना एंड कलर दोनों में क्या होता है? दोनों में एक रिलेशन होता है, मतलब एक रिश्तेदार होते हैं, संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं और जुड़ करके कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जो बनाते हैं, ठीक, वही कहलाता है क्रोमोफोर। अर्थात इन्होंने बताया कि पर एवरी जो सब्सटेंस होते हैं, प्रत्येक रंगीन पदार्थ, एवरी सब्सटेंस मतलब प्रत्येक रंगीन पदार्थ में एक अनसैचुरेटेड का मतलब मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे ही वर्णमूलक, इसको हिंदी में वर्णमूलक या क्रोमोफोर कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम इंग्लिश में बता रहे हैं कि एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप इज नोन एज क्रोमोफोर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा हम समय दे रहे हैं आपके लिए, नोट कर लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। जस्ट हम तुरंत इसका डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं। तो स्टूडेंट हम बता रहे थे क्रोमोफोर का डिफिनीशन देखिए लिख दिए हैं आप व्हाइट बोर्ड पर, इसको आप देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए डिफिनीशन क्या है, क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं क्रोमोफोर का डिफिनीशन। रीड कर लेते हैं। एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, जान भी चुके हैं, एंड टू प्रोवाइडेड कलर to the compound are known as chromophore। ये definition हुआ। These functional group impart means होता है प्रदान करता है क्या? कलर। कितने? 2 compound, 2 compound के लिए with which they are attached। It is indicated by its name chroma means color और 4, 2 वर्ड से बना है क्रोमोफोर। क्रोमा कलर प्लस 4 इज इक्वल टू कलर बियरर। हिंदी में इसको कहा जाता है रंग बोधक। इसको हिंदी में इसको कहा जाता है रंग बोधक। फॉर द एग्जाम्पल क्रोमोफोर को चूंकि परीक्षाओं के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अर्थात ये एल्कीन श्रेणी का है। ये देखिए सेकंड C डबल बॉन्ड O, एक कार्बोनिल का है। किसका है? कार्बोनिल का है। फिर ये नाइट्रो है, क्या है? N डबल बॉन्ड O, फिर सबस्ट्रेट, ठीक, उपसंयोजक में दिखाया गया ऑक्सीजन नेगेटिव, तो नाइट्रो। फिर नाइट्रो है N डबल बॉन्ड O, क्या है? नाइट्रो है। फिर क्या है? ये एजॉक्सी है, क्या है? एजॉक्सी है। और ये क्या है? एजो है, N डबल बॉन्ड N, क्या है? एजो है। जो लॉस्टली बच रहा है C डबल बॉन्ड S, ये क्या है?